हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो इसकी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपनी सीए फाइनल की प्रिपरेशन जर्नी, जिसके अंदर मैंने कैसे जो है सारे सब्जेक्ट्स को टाइमली कंप्लीट किया और कैसे मैंने 3 प्रॉपर रिविजन्स किए थे बिफोर एग्ज़ाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया होगा कि मेरी जो आर्टिकलशिप है वो एक मिड साइज़ फर्म से थी, तो वहाँ से जो छुट्टियाँ थी वो हमें 4 मंथ्स की जो लीव्स थी वो अलाउड थी। वी कैन से 4.5 मंथ्स की लीव अलाउड थी, जिसके अंदर हमारा जो एडवांस आईटीटी की ट्रेनिंग है वो इंक्लूडेड थी। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स का हमें अलाउड था। तो हम शुरुआत करेंगे आफ्टर हमारा जून। तो जून तक तो है जो मैं अपना एसपीएम भी कंप्लीट कर चुका था एंड मैं अपनी एडवांस आईटीटी भी कंप्लीट कर चुका था। एंड देन हमारा स्टार्ट होता है अगस्त। जी, प्रिपरेशन जो है वो एफ़आर से स्टार्ट की थी क्योंकि मेरे एफ़आर काफ़ी वीक थी। तो एफ़आर में एफ़आर की थी, उसके बाद एएफएम की थी, देन ऑडिट देन आईडीटी एंड देन डीटी। एंड आईबीएस की जो मैंने प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं की थी स्टार्टिंग तक, क्योंकि वो एक ओपन बुक एग्ज़ाम था, तो मैंने उसको लास्ट तक छोड़ रखा था, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। एंड ऐसे करते करते हमारा मिड ऑफ सितंबर तक जो है वो सारे एक बार कंप्लीट हो चुके थे। इसमें एक चीज़ और इंक्लूडेड है कि आप जब ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको खुद को एक दिन या 2 दिन देना होता है फॉर प्रिपरेशन, और उसके बाद आपको एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट मैंने AIR1CA का फॉलो किया था, जिसके अंदर अनशेड्यूल्ड था तो मैं कभी भी उसको दे सकता था। तो मैंने हर एक प्रिपरेशन के बाद मॉक टेस्ट ज़रूर दिए थे। तो दोस्तों, जो मॉक टेस्ट हैं वो आपको पूरी ईमानदारी से देने हैं। तो जब मैं मॉक टेस्ट देता था तो मैं अपने आप को रूम में लॉक कर देता था, सारी किताबें बाहर रख के, और फिर वो मॉक टेस्ट देता था और एकदम टाइम पे स्टार्ट करता था, खुद को रीडिंग टाइम देके, और जैसे टाइम ख़त्म होता था वैसे ही उसको सबमिट कर देता था, फ़ोटो जो स्कैन करके होना है वो। और उसके बाद फिर हम जैसे ही मॉक टेस्ट दिया उस दिन थोड़ा सा रेस्ट करते थे, या शाम को हम हमारी नेक्स्ट सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते थे। एंड देन मिड ऑफ सितंबर के बाद हमने हर एक सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट 7 डेज़ का प्लानिंग किया था, लेकिन हमने 5 to 7 डेज़ में सब चीज़ें कंप्लीट करके ऑलमोस्ट 10th या 12th अक्टूबर तक सेकंड रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया था। जो सेकंड रिवीजन है वो मैंने सेम सीक्वेंस में फॉलो किया था, जो कि था एफआर, एएफएम, ऑडिट, आईडीटी एंड डीटी। सेकंड रिवीजन में जो है हमें मेन फोकस देना होता है हमारे जो टफ़ टॉपिक्स हैं, जो हमें समझ नहीं आ रहे थे या जो हमसे फर्स्ट रिवीजन में इतना समझ में नहीं आ पाया, जो हमसे छूट गया। क्योंकि 15 डेज़ का जब आप टारगेट लेते हो तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी, जब चीज़ें छूट जाएंगी तो आपको नेक्स्ट रिवीजन के लिए छोड़नी है, उसको पकड़ के नहीं बैठना है। तो सेकंड रिवीजन के अंदर हमने ये सब चीज़ें कवर करने के बाद एक बार और मॉक टेस्ट दिया था। तो हमारी जो सीरीज़ थी वो आई थिंक 2 या 3 आई थिंक 2 सीरीज़ का जो मैंने है वो मॉक टेस्ट लिया था। तो मैंने सेकंड अपनी रिवीजन में सारे मॉक टेस्ट दे दिए थे एक्सेप्ट आईबीएस, क्योंकि आईबीएस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे। तो हमने 10th से 12th अक्टूबर तक जो हमारा सेकंड रिवीजन कंप्लीट किया था, इंक्लूडिंग सारे मॉक टेस्ट। तो जो हमारा थर्ड रिवीजन था उसके अंदर हमने थोड़ी सी हमारी स्ट्रैटेजी थी कि हमें 2 से 3 दिन के अंदर जो है हमारे सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट करना है। तो जो 10 से 12th अक्टूबर के बीच में हमारा सेकंड रिवीजन हो चुका था, उसके बाद हमने जो है रिवर्स चालू किया था। जैसे हमने लास्ट सब्जेक्ट अगर आईडीटी या डीटी पढ़ा है तो हमने डीटी स्टार्ट किया, 2 से 3 दिन के अंदर हमारी डीटी को पूरा रिवाइज किया। एंड देन हमने वापस आईडीटी डीटी से स्टार्ट करके ऑडिट, एएफएम एंड एफआर। और हमने यहाँ पे मेनली फोकस किया था कि हम उन क्वेश्चंस पे ज़रूर ध्यान दें जो हमारे मेंटर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उन्होंने हमें सजेस्ट किए थे, या हम मैराथन देख के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर लें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सब करने के बाद वैसे ये स्ट्रैटेजी का लॉजिक ये था कि जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो एफआर का होने वाला है और जो हमारा लास्ट रिवीजन होगा वो भी एफआर का होगा। तो ये जो है काफ़ी सही मैच बैठ रहा था, जिसके अंदर हमें एफआर के लिए ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन की जगह 4 से 5 दिन मिल रहे थे। और मेरे पेपर के टाइम पे तो ऐसा भी था कि एफआर का पेपर था उससे 2 दिन पहले दिवाली थी। तो और मेरे को जगह भी चेंज करनी पड़ी थी, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे सेंटर इस बार नहीं आया था, तो मेरे को कहीं और जाके जो है वो एग्ज़ाम देना था, तो मेरे को लोकेशन भी चेंज करनी थी। तो जिस वजह से मैंने ऐसा कुछ मेरा प्रोग्राम किया था। ये थी मेरी वैसे ये मेरी पूरी स्ट्रैटेजी थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि मैंने कैसे अपनी सीए फाइनल की प्रिपरेशन करी। अगर मैं इन डेप्थ जाके कोई चीज़ें बताऊँ, जैसे स्टार्टिंग कैसे की थी, तो मेनली सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी थी हमारी जून से पहले। इस वजह से हमें जो है हमारा रिवीजन काफ़ी इजी महसूस हुआ, और नोट्स वगैरह या जो भी चीज़ें हैं वो मैंने जिनसे क्लासेस ली थी उनके रेफ़र किए, सिर्फ एफआर को छोड़ के, क्योंकि एफआर की क्लास मैंने किसी और टीचर से ली थी, लेकिन बाद में मैंने AIR1CA के जो नोट्स हैं उनसे ही एएफएम एफआर सब कुछ किया। ऑडिट के लिए मैंने शुभम केशवानी के नोट्स रेफ़र किए थे, एंड डीटी के लिए भंवर बोराना, एंड आईडीटी के लिए यशवंत मंगल। इन सब के नोट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे।
एंड इनसे जो रिवीजन करने के बाद सारी क्लैरिटी मिल चुकी थी और कुछ भी डाउट्स अगर आते थे तो हम लोग मैं इनसे पूछ लेता था, तो उसकी कभी प्रॉब्लम नहीं आई। एंड मेनली जो एक सब्जेक्ट है जो बच्चों को प्रॉब्लम देता है, जिसके बारे में पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, वो है ऑडिट। सो ऑडिट के लिए मैं क्या करता था, फर्स्ट रिवीजन जो स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे मैं ऑडिट को, मैं क्लियर ही नहीं था कि मेरे को कौन से नोट्स यूज़ करने हैं, क्योंकि सब शुभम केशवानी उस टाइम पे रेफर कर रहे थे। मैंने ऑडिट की क्लासेस नहीं ली थी अभी तक, तो मेरे को पता नहीं था कैसे यूज़ करना है। ICAI के मॉड्यूल्स तो वैसे भी बहुत टफ होते हैं समझने में। तो मैंने फिर शुभम केशवानी स्टार्ट किया, एंड देन मेरे एक और राकेश सरेदिया करके एक सर हैं, उनके नोट्स, उनके चार्ट नोट्स आए थे, वो मैंने रेफ़र किए। एंड बाकी फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आ गया कि नहीं, शुभम केशवानी बेटर है। एंड मैं अगर बाबा नोट्स चेंज करूँगा तो मैं जो विजुअल मेमोरी है वो कभी बन नहीं पाएगी। सो देन मैंने ऑडिट को मैंने ब्लैक एंड वाइट नोट्स दिए थे, मैंने कलर प्रिंट मैंने नॉर्मल प्रिंट करवाए थे शुभम केशवानी के नोट्स, एंड देन मैंने हाईलाइटर से जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता था वो मैं हाईलाइट करता गया था। सो ऐसे कर करके मेरे को जो हाईलाइटिंग वाली चीज़ थी, जो मैंने खुद से किया था, वो मेरे को याद होने लग गया था। तो वैसे मैंने ऑडिट को रटना शुरू किया। मैंने उस नोट्स को ऑलमोस्ट आई थिंक 4 to 5 या उससे भी ज़्यादा टाइम जो है एकदम रट लिया था, गो थ्रू कर लिया था। तो मेरे को कौन सी चीज़ कहाँ है मेरे को आइडिया लग गया था। एंड जो उनके क्वेश्चन बैंक है वो भी मैंने काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिए थे। सो ऑडिट में ऐसा था कि मैं घूम घूम के बहुत पढ़ाई करता था। मैं वैसे मैं बोलता था बोल बोल के और घूम घूम के, जिससे मेरे को वो चीज़ें रटने में आ जाती थी, क्योंकि ऑडिट में आप कितना भी याद कर लो, इतना बड़ा सिलेबस है, आपको रटना ही पड़ता है। सो उसके बाद मेनली ऑडिट ऐसे की थी। DT भी काफ़ी बड़ी सब्जेक्ट था, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी थी। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम वेटेज में आते हैं, बहुत कभी कभी आते हैं, तो वो सब हमने छोड़ी थी। बाकी प्रैक्टिस हर चीज़ की थी। और IDT भी काफ़ी ज़्यादा मेरे को वास्ट लगा था, क्योंकि उसके अंदर बेसिक से लेके एंड तक जो है सारा सब इंटीग्रेटेड है और हर चीज़ का कहीं ना कहीं लिंक्ड है। तो इस चक्कर में इस वजह से थोड़ा सा IDT को याद करना भी टफ था, लेकिन जो नोट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सही थे। एंड यशवंत मंगल के जो मेन नोट्स आते हैं उसके साथ एक समरी बुक भी हमें मिली थी, तो समरी बुक से हमने सेकंड रिवीजन में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जो मेन बुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटी हैं। तो फर्स्ट रिवीजन तक फिर भी समझ में आती है, सेकंड रिवीजन में समरी बुक से आप नहीं कर सकते। एंड जो क्वेश्चन बैंक है वो भी हमने जो क्वेश्चन बैंक है वो भी मैंने थर्ड रिवीजन तक पूरे यूज़ किए थे। एक एक क्वेश्चन मैंने हाईलाइट कर लिया था कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, या फिर जो यशवंत मंगल ने बताया इंपॉर्टेंट है, वैसा करके। एंड FR मेरे को थोड़ी टफ लगती थी स्टार्टिंग से, इस वजह से मेरे को थोड़ी FR में प्रॉब्लम आती थी। सो FR के मैंने क्वेश्चन बैंक भी AR1CA का यूज़ किया था, तो उसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एंड AFM के अंदर भी मैंने सारे क्वेश्चन एक एक सॉल्व किए थे, भले ही रिपीट क्वेश्चन ही थे, और खुद से करने का बहुत बार ट्राई किया था। वैसे मॉक टेस्ट के अंदर हमारा सब कुछ चल ही रहा था। एंड मॉक टेस्ट के अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो मेरा जो मॉक टेस्ट है उनमें नंबर्स काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक आते थे, लाइक 60 करीब 50 करीब इतने मार्क्स आ जाते थे। तो मैं श्योर था शायद कि मेरे जो मेन एग्ज़ाम है उसमें मेरे मार्क्स इतने ही आए, क्योंकि वो लोग चेकिंग भी उस हिसाब से ही अच्छी खासी करते हैं। क्वेश्चंस भी काफ़ी ठीक ठाक से, मतलब क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे देते हैं। सो मॉक टेस्ट का ये हाल था। एंड सेकंड तक भी मॉक टेस्ट में नंबर्स काफ़ी सही आ रहे थे, तो ऐसे कभी प्रॉब्लम हुई नहीं। और मॉक टेस्ट देने का कारण ऐसा है कि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करना है, एंड आपको किन चीज़ों से डरना नहीं है, और पेपर कब से स्टार्ट करना है, MCQ कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप कुछ भी करो पर मॉक टेस्ट ज़रूर ख़रीद के दो। मॉक टेस्ट के बिना CA फाइनल की पढ़ाई काफ़ी अधूरी है। एंड अभी के टाइम पे जो है थोड़ा अटेम्प्ट्स भी 3 हो चुके हैं, तो थोड़ा टाइम भी कम मिलता है, तो आपको प्रिपरेशन भी उस हिसाब से मॉडिफाई करनी पड़ेगी। बाकी एज़ पर जो लेटेस्ट हमारा ICAI ने चेंज किया था 6 सब्जेक्ट्स का, तो उसमें हमारा सेकंड अटैम्प्ट था। एंड जो MCQ बुकलेट ICAI ने प्रोवाइड करनी शुरू की थी वो वाला हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी कह सकते हैं, तो काफ़ी अनश्योर थी सारी चीज़ें क्या होने वाले हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स भी चेंज हुए थे उस टाइम पे। सो ऐसा कुछ मेरा फ़ाइनल की प्रिपरेशन रही थी। एंड अगर आपका इससे रिलेटेड, फ़ाइनल की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप जो है मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं मोस्टली आपको बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम के बाद मैंने क्या किया था अपनी आर्टिकलशिप में एंड ऑल। एंड उसके बाद हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि अगर आप पास हो जाते हैं या नहीं हो पाते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद वीडियोस आ रही हैं, लेकिन आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा कंसिस्टेंट रहूं, क्योंकि अभी जो है जॉब लाइफ शुरू हो चुकी है, थोड़ा काम भी रहता है एंड लाइफ इज़ गोइंग थोड़ी बिजी। सो
एंड काफ़ी मैं आगे वीडियोस डालूंगा रिगार्डिंग माय जर्नी कैसी थी कैंपस में, आपको क्या क्या करना चाहिए ना। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।